नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं अपनी अपनी किस्मत का तीसरा और अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। हाँ, अन्नू ने भी मुस्कुरा करके कहा। फिर एक एक पैकेट मीना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए, सोनू दीदी की शादी का गिफ्ट। मीना ने पलट करके पैकेट ले लिया और उसे खोलने लगी। और ये वाला रीना के लिए। अन्नू ने दूसरा पैकेट रीना की तरफ बढ़ाया। रीना भी पैकेट लेकर के खुशी खुशी उसे खोलने लगी। और ये उमेश के लिए और ये महेश के लिए। अन्नू ने एक और पैकेट दोनों को देते हुए कहा। चारों ने खुशी खुशी अपने अपने पैकेट खोले। मीना और रीना के लिए बढ़िया खूबसूरत फ्रॉक था। उमेश और महेश के लिए सुंदर कोट पैंट थे। चारों खुश हो गए थे गिफ्ट पा करके। फिर अन्नू ने चारों को मिठाई भी दी। चारों खुशी हो करके मिठाई खाने लगे। गीता जी भी ये सब देख करके खुश हो गई। फिर अन्नू ने एक ब्रांडेड घड़ी और वॉलेट रोहित जी को दिया। पापा, ये आपके लिए। अरे बेटी, इनकी क्या जरूरत थी, बहुत खर्च कर दिया रमेश जी ने गिफ्ट पर। नहीं पापा, ये तो बनता है, शादी जो थी, अन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा। गीता जी ने भी अपना हार सेट निकाल करके रोहित जी को दिखाया। देखो, ये मेरा उपहार। अरे ये तो बहुत महंगा होगा। गीता, तुम्हें समधी जी को मना कर देना चाहिए था, इतना महंगा गिफ्ट तुम्हें नहीं लेना चाहिए था, रोहित जी ने हैरत से कहा। अरे शादी ब्याह में तो गिफ्ट लेना देना होता ही है, गीता जी ने बात टालते हुए कहा। अच्छा, देखूंगा तुम अपनी बेटियों की शादी में क्या दोगी समधी जी और समधन जी को, रोहित जी ने ताना कसा। थोड़ी देर बाद अमित जी भी घर आ गए थे तो अन्नू ने एक बड़ा सा पैकेट उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट किस खुशी में? अमित ने सवालिया नजरों से अन्नू की तरफ देखा तो अन्नू ने कहा, दीदी की शादी की खुशी में सबको गिफ्ट दिए हैं। तभी रीना मीना दौड़ती हुई आई और अमित को अपने फ्रॉक दिखाने लगी। यह देखो भैया, हमारे लिए भी भाभी अपने मायके से कितने खूबसूरत फ्रॉक लाई हैं। और अरे वाह, यह तो बहुत खूबसूरत है, इनमें तो मेरी दोनों बहनें परियां लगेंगी, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। और यह देखो बेटा, यह हार का सेट मेरे लिए, गीता जी ने बेटे को हार का सेट दिखाते हुए कहा। अरे वाह मम्मी, क्या बात है। और तुम्हारे पापा के लिए भी ब्रांडेड घड़ी और वॉलेट दिया है समधी जी ने गिफ्ट में। अब अमित ने अपना पैकेट खोला तो उसमें एक बहुत बढ़िया शेरवानी थी, वाइट कलर की। अरे यार, शेरवानी भला अब कौन पहन, शादी ब्याह के मौके पर ही पहनी जाती है यह तो, अमित ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा तो अन्नू को अच्छा नहीं लगा। उमेश और महेश की तरह मुझे भी कोट पैंट दे देना था, कम से कम ऑफिस में काम तो आते पहनने के लिए, अमित ने कहा और उठ करके बाथरूम में चला गया। गिफ्ट का पैकेट उसने वहीं छोड़ दिया। अन्नू ने भी परवाह नहीं की और वह किचन में चली गई। जब अमित बाथरूम में से बाहर आया तो गीता जी वहीं खड़ी थी। अमित को देख करके गीता जी आगे बढ़ी और कहा, अमित, तुम अन्नू से पूछो कि टीना के लिए और उसके बच्चों के लिए क्या गिफ्ट लाई हैं। समधन जी और समधिन जी क्या टीना और उसके बच्चों को भूल गए, उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया? माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो, हम सबको तो दिया है। और फिर टीना कौन सी शादी में गई थी जो उसे भी गिफ्ट देना जरूरी था? गीता जी अंदर तक आग बबूला हो गई अमित की इस बात में। क्या कहा तूने कि हम सबको दे दिया तो टीना को नहीं देंगे? तो चलेगा, मतलब यह कि टीना की शादी में जाना जरूरी था। वह शादी में जाती तो भी उसे गिफ्ट दिया जाता, और अगर वह शादी में नहीं गई तो उसके लिए गिफ्ट नहीं आया। अगर मेरी बेटी के लिए गिफ्ट नहीं आया है तो मैं भी कोई गिफ्ट नहीं रखूंगी, ना ही मैं और ना ही मेरे बच्चों को रखने दूंगी। ठीक है माँ, इतना गुस्सा मत करो, मैं अन्नू से पूछता हूँ कि वह टीना और उसके बच्चों के लिए भी गिफ्ट लाई है या नहीं। कह करके अमित किचन में जहाँ अन्नू थी वहाँ पर उसके पास आया और कहा कि अन्नू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहते हैं? अन्नू ने पीछे ही मुंह करके जवाब दिया। तो अमित उसके और पास आया और कहा कि तुम टीना और उसके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई क्या मायके से?
नहीं, क्यों, क्या हुआ? माँ को तुम्हारी यह बात बुरी लग रही है कि तुम टीना और उसके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई हो। मैं क्या करूं? माँ और बाबा ने मुझे उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं दिया। अन्नू ने जवाब दिया तो अमित ने भड़कते हुए कहा, क्यों, तुमने वजह नहीं पूछी कि तुम मेरी बड़ी ननद को और उसके बच्चों को कोई गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे हो? इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी? वजह यही है कि टीना दीदी शादी में नहीं आई और जो शादी में आया उन्हें गिफ्ट मिले। और दूसरी बात रही गिफ्ट की, तो बाकी सबको घर में गिफ्ट दिया ही है, माँ और बाबा ने। अन्नू ने भी तपते हुए कहा तो अमित ने कहा, अगर तुम्हारे माँ और बाबा ने टीना और उसके बच्चों को गिफ्ट नहीं दिया तो माँ को और मेरे भाई बहनों को जो गिफ्ट दिए हैं माँ वह भी नहीं रखेंगी। अन्नू ने यह सुना तो वह गुस्से में लाल पीली हो गई, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि अगर माँ ने वह गिफ्ट नहीं रखे और वापस उसके मायके भिजवा दिया तो मायके वालों का क्या जवाब देगी? माँ और बाबा ने कितने खुश होकर के उन्हें गिफ्ट दिए हैं, उनकी खुशी का क्या होगा? क्या सोचेंगे वो लोग? कैसा लगेगा उन्हें कि एक बेटी को और उसके बच्चों को गिफ्ट नहीं दिया तो गीता जी ने सारे ही गिफ्ट वापस लौटा दिए। यह तो बहुत बुरा होगा। इसलिए अन्नू चुप हो गई और अन्नू ने फिर अमित से कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अपने लिए जो गिफ्ट लाई हूँ वह टीना दीदी को और उनके बच्चों को दे दूंगी। क्या लाई हो तुम अपने लिए? अमित ने पूछा। मेरे लिए माँ और बाबा ने एक बनारसी साड़ी और जड़ाऊ कंगन दिए हैं। अच्छा, तो ठीक है, तुम ऐसा करो कि साड़ी टीना को दे दो और मैं जा करके उसके दोनों बच्चों के लिए कोई गिफ्ट ले आता हूँ। तुम कहना कि ये भी माँ और बाबा ने उनके लिए भिजवाए हैं। हाँ, यह ठीक रहेगा, माँ को बुरा भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा, अन्नू ने भी खुश होते हुए कहा। अमित जब बाहर निकला तो गीता जी ने कहा कि क्या कहा अन्नू ने? वो लाई है कि नहीं? लाई है माँ, वह टीना के लिए बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी लेकर के आई है। अभी कह रही है कि वह निकाल करके दिखाएगी, लेकिन देगी टीना को ही अपने हाथों से। गीता जी मुस्कुरा दी, कहा कोई बात नहीं, अच्छा है। और उसके बच्चों के लिए क्या गिफ्ट लाई है? गीता जी ने फिर बेचैन होकर के पूछा। उसके बच्चों के लिए भी लाई है माँ, मैंने यह नहीं पूछा कि क्या लाई है, लेकिन लाई है, आप फिक्र मत करो। फिर अमित काम का बहाना करके जल्दी से मार्केट गया और टीना की लड़की के लिए एक अच्छी सी खूबसूरत रीना और मीना जैसी ही फ्रॉक और लड़के के लिए उमेश और महेश की तरह ही कोट पैंट लेकर के आया। चुपचाप से फ्रॉक और कोट पैंट ला करके उसने अपने रूम में छुपा दिया और फिर अन्नू से कहा कि यह माँ को बता देना कि टीना के बच्चों के लिए है। अन्नू को जहाँ थोड़ा सा अच्छा लगा था कि चलो अमित ने आज उसका साथ दिया, वहीं उसको बहुत ज्यादा हैरत भी हो रही थी कि टीना जी की सोच कैसी है और उसकी सोच में अमित भी बराबर का साथ दे रहा है। गीता जी ने बनारस की साड़ी, फ्रॉक और कोट पैंट देखा तो बहुत खुश हुई, लेकिन कहने लगी कि ऐसा करती हूँ, अन्नू की यह साड़ी मैं रख लेती हूँ और मेरा हार का सेट मैं टीना को दे देती हूँ। पर क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अन्नू ने हैरत से पूछा। अरे अब मैं बुढ़ापे में यह हार पहन करके क्या करूंगी? टीना अभी बच्ची है, जवान है, उस पर ज्यादा अच्छा लगेगा, उसको खुशी भी होगी हार सेट देख करके। उसके ससुराल वाले भी देखेंगे तो सोचेंगे कि वाह, भाई के ससुराल की तरफ से सेट दिया गया है। अन्नू कुछ और बोलती इससे पहले ही अमित ने कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी वैसा करो। गोवा में समुद्र के बीच पर बैठे दोनों अलग अलग कपल बहुत ज्यादा खुश थे। एक तरफ सोनू और सुमित बैठे थे तो दूसरी तरफ जया और जीतू बैठे थे। शाम का वक्त था, सूरज पूरी तरह से डूबने को तैयार था। आकाश में चारों तरफ लालिमा छाई हुई थी। समुद्र की लहरें आकर के कभी कभी इस नवविवाहित जोड़े से टकरा जाते थे। सोनू को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत देर तक बीच पर बैठे रहने के बाद जब रात को साया घिर आया तो चारों ही उठ करके होटल में आ गए। चारों एक साथ ही टेबल पर बैठे और खाने का ऑर्डर किया। जिसको जो पसंद था उसने वही ऑर्डर किया। कितना मजा आता ना सोनू, अगर अन्नू और अमित भी साथ में आते तो। जया ने खुश होते हुए कहा। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं, बहुत मजा आता, सोनू ने भी कहा। अगर मुझे एक बात समझ नहीं आई, ऐसा भी क्या अर्जेंट काम था जो अमित हमारे साथ नहीं आ पाया? ऐसे मौके पर दो अर्जेंट काम भी कभी कभी छोड़ दिए जाते हैं कि चलो शादी के बाद यह पहला मौका है कहीं घूमने जाने का और पत्नी को घुमाने का। जीतू ने कहा तो सुमित ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई।
कमला जी और रमेश जी घर में बिल्कुल अकेले थे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। बिल्कुल सूना सूना सा हो गया था घर, बिल्कुल बेरौनक हो गया था बच्चों के बिना। कमला जी और रमेश जी दोनों ही चुपचाप एक दूसरे के सामने बैठे थे। तभी कमला जी ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, सुनो जी, मुझे लगता है कि अन्नू हमसे कुछ छुपा रही है। उसने बहाना तो कर दिया कि अमित को कुछ जरूरी काम है, मगर ऐसा लगता है कि बात कुछ और ही है। कोई और वजह है जो वह गोवा उनके साथ घूमने नहीं गए। अन्नू गीता जी से कह ही रही थी कि आप ही ने तो मना किया था, आप ही ने तो कहा था कि रीना और मीना को भी संग लेकर के चलेंगे, उमेश और महेश को भी मजा आएगा घूमने में। अब भला ऐसा होता है क्या कि हनीमून के लिए पूरी फैमिली को साथ में लेकर के जाओ? छोड़ो ना कमला, ये उनके घर का मैटर है। सोचा होगा बार बार कहीं घूमने जाना तो होता नहीं है, इसलिए सब साथ में ही घूम करके आ जाएंगे। रमेश जी की यह बात सुन करके कमला जी भी चुप हो गई। टीना अपने मायके आई थी, दोनों बच्चे भी उसके साथ थे। अन्नू ने टीना को टीना का गिफ्ट और बच्चों को बच्चों का गिफ्ट दिया। अन्नू हार सेट देख करके काफी खुश थी, वहीं बच्चे भी अपना अपना गिफ्ट पा करके खुश थे। टीना की बेटी सीमा फ्रॉक पहन करके बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन उसका भरा पूरा बदन फ्रॉक में बहुत ज्यादा हॉट दिख रहा था। एक तो नीचे खूबसूरत गोरे गोरे चिकने भरे हुए पैर दिख रहे थे, वहीं भरी भरी छातियां भी सामने उभर करके दिख रही थी। गीता जी ने टीना को कहा, टीना अब सीमा को इस तरह के कपड़े पहनना ठीक नहीं है, उसका बदन काफी भरा हुआ सा है, उस पर यह कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं, मैं सीमा को देख करके यही सोच रही थी। कोई बात नहीं माँ, भाभी इतने प्यार से लाई हैं तो यह लास्ट बार पहना देती हूँ, आगे लेकिन ध्यान रखूंगी। अब शाम को सभी छत पर एक साथ इकट्ठा बैठ करके चाय पी रहे थे तो गीता जी ने कहा, मैं सोच रही थी कि कहीं घूमने चलते हैं। अन्नू का भी बहुत मन है घूमने जाने का। अरे अन्नू और अमित को तो जाना था घूमने, क्यों नहीं गए? रोहित जी ने पूछा। क्या है ना पापा जी कि माँ जी ने कहा था कि सब साथ में चलेंगे तो मजा आएगा, और रीना और मीना का भी घूमना हो जाएगा, तपाक से अन्नू ने जवाब दिया। अरे भला यह क्या बात होती है कि सब साथ में चलेंगे? पहले अन्नू और अमित का हनीमून था तो उन्हें जाने दिया होता, रोहित जी ने कहा। तो गीता जी चिढ़ करके बोली, हमारा अमित ऐसा नहीं है, हमारा अमित अकेले कभी जाने को तैयार नहीं होता, वह सबके साथ ही खुश रहता है, और अगर सब साथ में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा है ना, सबका साथ एक साथ घूमना हो जाएगा, बार बार तो घर से निकलना होता नहीं है। हाँ पापा, माँ सही कह रही हैं, टीना ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। हाँ तो माँ चलो तैयारी करते हैं, कहो कहाँ चलना है घूमने? टीना ने खुश होते हुए फिर से माँ से कहा, मैं सोच रही थी कि गोवा चलें। गोवा दिमाग खराब है तुम्हारा, बुढ़ापे में रोहित जी ने बीच में बोलते हुए कहा। हाँ मैंने गोवा को कहा है इसलिए क्योंकि अन्नू की बहन और बहनोई और भैया और भाभी भी गोवा ही घूमने गए थे, तो अन्नू का दिल भी गोवा जाने का ही है। नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे यह सब किसने कहा कि मुझे गोवा ही जाने का मन है? आप लोग जहां घूमने जाने का प्लान बनाएंगे मैं चलूंगी, खुश हो करके अन्नू ने कहा। तो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि पंचमढ़ी घूमने चलते हैं, सुना है बहुत अच्छी जगह है, अमित ने कहा। तो रोहित जी ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाई, कहा कि बहुत ही बढ़िया जगह है, हिल स्टेशन, अभी गर्मियों में वहां जाने में मजा आ जाएगा। अच्छा ऐसा करो टीना, तुम मोहित से बात कर लो, दामाद जी भी साथ चलेंगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, माँ ने टीना से कहा। तो अन्नू फिर से अंदर तक जल भुन गई, यह कौन सी बात होती है? अब टीना दीदी तो चलेंगी ही, साथ में उनके हस्बैंड को भी ले लें, मुझे उनके हस्बैंड के सामने अनकंफर्ट फील होगा। यह बात रात को जब अन्नू अपने कोने आई तो उसने अमित से भी कही, कुछ नहीं होगा अन्नू, तुम क्यों अनकंफर्ट फील करोगी? जीजू की आदत बहुत अच्छी है, वह तुमसे बिल्कुल भी फ्री होकर के बातचीत करेंगे। अन्नू चुप हो गई, लेकिन सोच तो रही थी कि क्या टीना दीदी को या उनके परिवार वालों को
भी ले जाना जरूरी था? क्या वह खुद अकेले नहीं जा सकते थे कहीं घूमने? चारों कपल गोवा से वापस लौट रहे थे और चारों ही बहुत ज्यादा खुश थे। सुमित ने सोनू को मायके में ही छोड़ दिया था। माँ, बहुत ज्यादा मजा आया गोवा में, सोनू ने कमला जी से कहा। हाँ हाँ, सही में बहुत ज्यादा मजा आया, जया ने भी सोनू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। माँ, अगर एक बात का बहुत अफसोस रहा हमको, जया ने कहा। तो कमला जी ने पूछा, कौन सी बात का? माँ, अगर अन्नू और अमित जी भी साथ में होते तो मजा दोगुना हो जाता। हाँ बेटा, यह तो तुमने सही कहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ससुराल का मामला है, बीच में दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन गीता जी अब अन्नू को लेने आई तो कह रही थी कि वह लोग भी जाएंगे, बल्कि गोवा के साथ ऊटी और मनाली जाने की भी कह रहे थे। मतलब क्या वह सारी फैमिली भी साथ में जाएंगे? सोनू ने बड़ी बड़ी आंखें करके हैरत से पूछा। तो कमला जी ने कहा, हाँ बेटा, गीता जी कह रही थी कि सबके साथ जाने में ही मजा है। यह क्या बात हुई माँ? हनीमून तो केवल दोनों पति पत्नी के लिए होता है, जाने देना बेटा, हम क्या कर सकते हैं, हमको बीच में कुछ भी नहीं बोलना है, वह लोग जाने। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, जया ने भी माँ कमला जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। माँ, क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग अन्नू के ससुराल चलें, उसे अच्छा लगेगा, हम लोग जाएंगे तो, सोनू ने कहा। तो कमला जी ने जवाब दिया कि ठीक है, शाम को जब तुम्हारे बाबा घर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, तुम सुमित से भी कह देना, सुमित भी हमारे साथ जाएंगे तो अमित से भी मिलना हो जाएगा। वैसे भी शादी की रस्मों में और व्यस्तता में सही से मिलना कहाँ हुआ दोनों का। हाँ माँ, ठीक है, मैं सुमित से भी बात कर लूंगी, सोनू ने कहा। अन्नू, तुम इतनी देर से बिस्तर पर पड़ी हो, खाना कब बनेगा? अमित ने आते ही अन्नू को बिस्तर में पड़े देखा तो पूछा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माँ से कहो ना, माँ बना लेंगी, अन्नू ने सर पकड़ते हुए कहा। माँ, कहाँ हैं आप? अमित माँ को आवाज लगाते हुए किचन की तरफ आया। माँ बाहर हाल में सोफे पर लेटे थे और टीवी पर कोई सीरियल देख रही थी। माँ, आज खाना आप बना लो, अन्नू की तबीयत ठीक नहीं है, अमित ने कहा। तो गीता जी ने गुस्से में भड़कते हुए जवाब दिया, मुझसे नहीं बनेगा यह खाना वाना, बहुत कर लिया मैंने, अब बस। लेकिन माँ, अन्नू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। अरे ये आजकल की लड़कियां भी ना बहुत नाजुक होती हैं, जरा जरा सी में तबीयत खराब हो जाती है। फिर वह बहुत तिनकते हुए उठ करके किचन में गई। उन्होंने एक तरफ चूल्हे पर दाल चढ़ाई और दूसरी तरफ चूल्हे पर चावल चढ़ा दिया। किचन से बर्तन का शोर इतना ज्यादा आ रहा था कि अमित समझ गया था कि माँ को काम करना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर जब रात को सब खाना खाने बैठे तो अन्नू भी आ करके खाना खाने लगी। ओह, अब तबीयत ठीक है, गीता जी ने ताना कसते हुए कहा, जिसे अन्नू समझ गई। वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप खाना खाने लगी। अमित जब आ करके खाना खाने बैठा तो उसने कहा, क्या माँ दाल चावल बना लिए हैं? आप जानती हैं मुझे पसंद नहीं है, तो क्या करती, इतनी सारी रोटियां खड़े होकर के पकाती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है अब। अरे भाग्यवान, अभी अमित की शादी को टाइम ही कितना हुआ है, अभी अभी तक तो तुम पकाती ही थी ना, और इतने कम टाइम में अब तुमसे काम नहीं हो रहा है, तुम्हारी हिम्मत नहीं रही काम करने की, रोहित जी ने थोड़ा हंसते हुए कहा। तो गीता जी फिर से तब करके बोली, तुम अपने काम से काम रखो, बीच में दखलंदाजी मत किया करो। बेचारे रोहित जी चुपचाप खाना खाने लगे। अचानक सुमित, सोनू, कमला जी और जया को अपने घर में देख करके अन्नू हैरत में पड़ गई। अरे आप इस तरह अचानक माँ? हाँ, सोनू का मन था तुमसे मिलने का, इसलिए चले आए, और फिर सुमित और अमित भी नहीं मिल पाए थे ठीक से, तो सोचा कि यह दोनों भी मिल लेंगे, कमला जी ने जवाब दिया। तो अन्नू ने कहा, बहुत अच्छा किया यह तो आपने कि मुझसे मिलने चले आए। गीता जी भी झूठी खुशी दिखाते हुए आगे बढ़ करके कमला जी से कहने लगी, हाँ समधन जी, ये तो आपने अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया कि आप लोग यहाँ आए। अच्छा है, इसी बहाने सुमित जी भी हमारा घर देख लेंगे और अमित से भी मिल लेंगे, हम सब लोगों से भी मिलना हो जाएगा। गीता जी पीछे के कमरे में गई और जल्दी से रीना और मीना को कपड़े बदल लेने को कहा। रीना और मीना भी कपड़े बदल करके सबसे नमस्ते करके आ करके उनके पास बैठ गई। सुमित रीना और मीना से बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत कर रहा था और रीना और मीना भी सुमित से मिल करके बहुत खुश हो रही थी। तभी थोड़ी देर बाद अमित भी घर आ गया। उसे भी सब लोगों को
इस तरह अचानक देख करके थोड़ी हैरत हुई। अरे माँ, आप और सुमित जी, आप अचानक कैसे आना हो गया? अमित ने कहा तो सुमित ने जवाब दिया, सोनू को अन्नू से मिलना था और फिर मैं भी तुमसे ठीक तरीके से नहीं मिल पाया था शादी की भाग दौड़ में, इसलिए सोचा तुमसे भी मिल लूंगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया सुमित जी आपने। अमित भी खुश हो करके वहीं उन लोगों के पास बैठ गया। फिर वह धीरे से पीछे जा करके गीता जी से बोला, मम्मी क्या खाना बनाना है? बोलिए, मैं ला देता हूँ। अरे लाना क्या है, सब कुछ है घर में, बना दूंगी कुछ भी, तुम फिक्र मत करो। जाओ, जा करके उन लोगों के पास बैठो और थोड़ा अन्नू को मेरे पास भेज दो हेल्प करवाने के लिए। माँ, अन्नू को उसके घर वालों के पास बैठा रहने दो, बहुत दिन बाद मिली है, थोड़ी बातचीत कर लेगी। अमित ने घिंघियाते हुए कहा, अरे वाह, बीबी की इतनी परवाह है और मेरी नहीं। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? जा जा करके भेज उसे। गीता जी ने इतने गुस्से में कहा कि फिर अमित दोबारा कहने की हिम्मत नहीं कर पाया और आ करके हाल में अन्नू को इशारा किया। अन्नू जब अमित के पास आई तो अमित ने कहा, जाओ, जा करके माँ की किचन में हेल्प करवाओ। अन्नू ने कहा, थोड़ी देर बैठने तो देते मुझे उन लोगों के पास। हाँ हाँ, थोड़ा खाना वाना बनाने में हेल्प करवा दो, फिर बैठे जाना। अन्नू चुपचाप किचन में चली गई। कमला जी, जया और सोनू सब समझ रहे थे कि क्या मैटर है। अन्नू किचन में गई तो गीता जी दाल चढ़ा चुकी थे। अन्नू ने कहा, माँ जी क्या बना रही हैं? दाल चढ़ाई है अभी। गीता जी ने थोड़ा तुनकते हुए कहा, दाल? माँ जी, क्या आप उन्हें दाल खिलाएंगी? अच्छा लगेगा। अरे तो और क्या बनाऊं? क्या तुम्हारे घर वाले दाल नहीं खाते हैं? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, खाते तो हैं, लेकिन वह हमारे घर आए हैं तो हमें कुछ अच्छा बनाना चाहिए था। अरे क्या अच्छा बनाऊं? क्या तुम्हारे घर वाले कहीं के राजा महाराजा हैं जो दाल नहीं खा सकते? कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा बनाएं, रट लगा रखी है। क्या अब कभी भी टीना दीदी आती हैं तो आप उनके मन पसंद का खाना बनवाती हैं? उनसे पूछ पूछ करके खाना बनवाती हैं, तो क्या मेरे घर वालों के लिए मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती? हाँ, तो दाल के साथ पराठे बना लेना और थोड़े चावल बना लेना और पापड़ तल लेना। हमारी जैसी हैसियत होगी हम वैसा ही खाना खिलाएंगे, समझी? यह कह करके गीता जी गुस्से में किचन से बाहर निकल गई। अन्नू को बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन वह कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे अपने घर वालों के सामने, इसलिए चुप हो गई। गीता जी सर दर्द का बहाना बना करके अपने कमरे में जा करके लेट गई। यह बात अमित को भी पसंद नहीं आई, लेकिन अमित उस वक्त कुछ नहीं बोला। अन्नू ने दाल के साथ चावल, पराठे और थोड़े से छोले की सब्जी और साथ में पूरी भी बना ली। मीठे में भी उसने हलवा और बेसन के लड्डू बना लिए। वह सब काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गई थी। वह तो फिर भी भला हो कि जया और सोनू किचन में आ गई थी और उन्होंने अन्नू की मदद करवा दी थी। गीता जी इस तरह सर दर्द का बहाना बना करके कमरे में चले जाना कमला जी को, सोनू और जया को भी पसंद नहीं आया था। जब सब खाने बैठे तो गीता जी भी खाना खाने आ गई। आप लोग बुरा मत मानना, सर दर्द बहुत बढ़ गया था तो गोली लेकर के लेटी थी। गीता जी ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, कोई बात नहीं। कमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उन्होंने टेबल पर इतनी चीजें देखी तो अन्नू की तरफ देखा और चुपचाप खाना खाने लगी। खाने के कुछ देर और रुकने के बाद जीतू, जया, कमला जी और सोनू वापस घर के लिए निकल गए। सोनू को मायके आए हुए 10 दिन हो चुके थे। रोज ही उसकी सुमित से घंटों बातें हुआ करते थे। कभी जानकी जी से भी सोनू बात कर लिया करते थे और कभी विक्रम जी से और राधा से भी सोनू की बात हो जाया करते थे। सभी लोग सोनू से बहुत प्यार से बात किया करते थे। सुमित ने सोनू से कहा, सोनू अब घर आने के बारे में क्या सोचा है? मैं तो इंतजार में हूँ कि कब आप लेने आए। सोनू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा ऐसी बात है तो कहा क्यों नहीं कि मैं लेने आ जाऊं? सुमित, एक बात पूछूं? मम्मी और पापा ने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि सोनू कब आ रही हो। उन्होंने मुझसे कहा कि सोनू से पूछना कि कब घर आ रही है। उनको तुमसे पूछते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। हो सकता है तुम्हें यह पूछना पसंद ना आए कि मैं मेरे घर में हूं तो मम्मी पापा मुझे अपने घर आने को पूछ रहे हैं या जल्दी कर रहे हैं घर बुलाने की। आपके मम्मी पापा की सोच बहुत अच्छी है, बहुत ही समझदार हैं वह दोनों, लेकिन मैं उनकी बहू हूं। अगर वह मुझसे पूछेंगे तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। वह घर अब मेरा अपना भी है। सोनू ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कल तुम्हें लेने आ जाते हैं। सुमित ने कहा, अपनी विदाई की तैयारी कर लेना। सुमित ने फिर हंसते हुए कहा। सोनू बात करने के बाद अपनी पैकिंग में लग
लग गई। माँ ने जब उसे पैकिंग करते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्या जाने का प्रोग्राम बन गया? हाँ माँ, कल सुमित मुझे लेने आ रहे हैं, सोनू ने खुश होते हुए मुस्कुरा करके कहा। सोनू की खुशी देख करके कमला जी भी मुस्कुरा दी। अमित, अन्नू, गीता जी, रोहित जी, टीना, मोहित, सारे बच्चे सभी लोग पंचमढ़ी में थे और वहां के सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे थे। अभी वो लोग जटाशंकर आए थे। लंबी सीढ़ियों से नीचे उतर करके बहुत अंदर की तरफ शंकर जी की मूर्ति और अंदर नीचे की तरफ भरा हुआ पानी देखने में अद्भुत था। अमित और अन्नू हाथ पकड़ करके अंदर की तरफ गए। वाह, कितना ठंडा पानी है, अन्नू ने खुश होकर के कहा। पतला पतला बहता हुआ पानी पैरों को छू रहा था। हाँ, सच में इतनी गर्मी में भी पानी ठंडा है, अमित ने कहा। गीता जी, रोहित जी भी अंदर आए। दोनों भी पानी में घूम रहे थे। छोटे बच्चों को उन्होंने पानी में नहीं आने दिया। अन्नू और अमित जब बाहर वापस आए तो अन्नू ने देखा सीमा सामने खड़े लड़के को देख करके इतरा रही है। अन्नू हाव भाव देख करके ही पहचान गई। फिर जब सब लोग अप्सरा फाल जाने लगे तो वो लड़का भी दोस्तों के साथ अप्सरा फाल आ गया। अन्नू सब देख रही थी और समझ भी रही थी। सीमा बार बार उसे देखती, इठलाती, मुस्कुराती। अन्नू ने सीमा के पास जा करके कहा, सीमा क्या बात है, कब से देख रही हूँ तुम उस लड़के को बार बार देख रही हो और मुस्कुरा रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है मामी, आप बेवजह मुझे बदनाम कर रही हैं, बेवजह मुझ पर लांछन लगा रही हैं। सीमा ने इतनी जोर से ये बात बोली कि टीना ने और बाकी सब ने भी सुन लिया। टीना और गीता जी उन दोनों के पास आई। क्या हुआ, गीता जी ने कड़कते हुए पूछा। सीमा ने रोते हुए गीता जी को जब सारी बात बताई तो गीता जी ने अन्नू को खूब डांट लगाई। तुम्हें ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आई? अरे बच्ची है वो, अभी उसकी उम्र ही क्या है, 16 बरस की ही तो है अभी, और तुम अभी से उससे इस तरह की बातें कर रही हो। टीना माँ है उसकी और मैं नानी हूँ, तुम्हें कुछ भी बोलने की उसे कोई हक नहीं है। अन्नू की आंखों में इतना सब सुन के आंसू आ गए। अमित भी पास ही आ गया। उसने जब वजह पूछी तो गीता जी ने उसे भी सब बताया। सुन करके अमित ने अन्नू को घूरा और कहा, कैसी बातें करती हो तुम, अभी मोहित जी सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा, कुछ तो लिहाज करो। चलो चलो भाई, अब मूड मत बिगाड़ो, मोहित ने स्थिति को भांपते हुए कहा। तो सभी लोग आगे बढ़ गए पर अन्नू का मूड बिगड़ चुका था। फिर सब लोग होटल चले गए। अन्नू का मूड देख करके अमित अन्नू से बोला, चलो ठीक है जान, अब अपना मूड ठीक कर लो। अमित ने अपने कान पकड़े। अमित की इस हरकत से अन्नू हंस दी। सब लोगों ने होटल में खाना खाया, कुछ देर आराम किया, फिर वो सब लोग भी फॉल देखने गए। 300 फीट ऊंचा वाटरफॉल था। उन्हें कच्चे रास्ते से बहुत नीचे तक उतर करके जाना, लेकिन वाटरफॉल देख करके सबका मन खुश हो गया। उन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम और वाटरफॉल के नीचे खूब मस्ती की। मोहित टीना पर पानी उछाल रहा था, फिर उसने टीना को पकड़ा और वाटरफॉल के नीचे ले आया और दोनों मिलके मस्ती करने लगे। जब अमित ने उन्हें देखा तो उसका भी मन किया अन्नू के साथ इसी तरह मस्ती करे, लेकिन माँ पापा के लिहाज और शर्म की वजह से नहीं कर पाया। अमित ने देखा वो अप्सरा फाल वाला लड़का जिसके पीछे अन्नू को माँ की डांट पड़ी थी, वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ भी है। अमित ने सोचा ये लोग भी घूमने आए हैं तो महज ही है, यहाँ भी आएंगे ही। अमित ने ध्यान नहीं दिया। सब ने खूब मस्ती की। उसके बाद सब फिर से ऊपर की तरफ आए। ऊपर की तरफ एक छोटा सा गार्डन बना था, कुछ चाय की छोटी दुकानें थी। सब ने चाय पी। वहीं गार्डन के आगे एक झील थी जिसमें सब लोग बोटिंग कर रहे थे। अमित ने अन्नू से कहा, बोटिंग करोगी? अन्नू ने कहा, हाँ मेरा बहुत मन है। दोनों उठ करके जाने लगे, तभी गीता जी की तेज आवाज से रुक गए। कोई बोटिंग वोटिंग नहीं करना है, बैठ जाओ चुपचाप। मगर माँ, अमित ने कहा। तो गीता जी की कड़क आवाज बोली, अगर मगर कुछ नहीं, जाने दो ना, भाई बच्चे हैं, उनका मन होगा। रोहित जी ने कहा, मन को कंट्रोल करना भी सीखना चाहिए। गीता जी ने गुस्से में रोहित जी को घूरते हुए कहा। मोहित और टीना को नहीं मालूम था कि अभी गीता जी ने अन्नू और अमित को बोटिंग के लिए मना किया है। वह दोनों बोटिंग करने चले गए। उन्होंने टिकट लिया और बोट में बैठ गए। जब अमित ने उन दोनों को बोटिंग करते हुए देखा तो उसे गीता जी पर बहुत गुस्सा आया, और जब गीता जी ने उन दोनों को बोटिंग करते हुए देखा तो थोड़ी खिसिया गई। देखा
वह दोनों भी तो कर रहे हैं बोटिंग, अगर इन दोनों बच्चों को भी करने देती तो तुम्हारा क्या चला जाता। रोहित जी ने भी गुस्से में कहा। गीता जी कुछ नहीं बोली, बस मुंह फेर लिया उधर से। अन्नू के मन ही मन में सोचा, इसलिए कहती थी कि हनीमून पर पति पत्नी अकेले जाते हैं, सबके साथ जाएंगे तो वह मजे नहीं होंगे जो पति पत्नी अकेले में ले पाते हैं। रात हो गई थी, सभी होटल में चले गए और जा करके अपने अपने रूम में सो गए। अमित ने अन्नू को कस के पकड़ लिया। अन्नू ने कहा, नहीं छोड़ो, यह क्या बदतमीजी है, हनीमून पर आए हैं तो हनीमून तो मनाएंगे। अमित ने हंसते हुए उसको और जोर से पकड़ लिया। वैसे यार तुम सही कहती थी, पति पत्नी को हनीमून पर तो अकेले ही जाना चाहिए। अमित ने कहा तो अन्नू ने भी हंस करके कहा, हाँ मान गए ना। फिर दोनों प्यार के सागर में गोते लगाने लगे। याद है गीता, तुम्हें आज से 30 बरस पहले हम दोनों की नई नई शादी हुई थी, जिस तरह अन्नू और अमित की हुई है। हमारे मन में भी कितने अरमान थे इन दोनों की तरह। हमारे दिन चले गए गीता, लेकिन अब इनके दिन हैं, इनको इनके अरमान पूरे करने दिया करो। गीता इन्हें मना मत किया करो किसी बात के लिए। रोहित ने प्यार से गीता जी को समझाते हुए कहा। गीता जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप मुस्कुरा दी। दूसरे दिन सभी जल्दी उठ करके सनराइज पॉइंट पर गए। बहुत ऊंचाई थी यहाँ भी, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता था। यहाँ जब सूर्य उदय होता तो ऐसा लगता था कि मानो अभी आसमान पर आया है। वास्तव में यहाँ पर उदय होते सूरज का नज़ारा ही अलग था। फिर सब लोग म्यूजियम गए। वहाँ पर उन्होंने तरह तरह की चीजें देखी, अनोखी। अमित ने नोट किया कि वहाँ लड़का जिसके पीछे गीता जी ने अन्नू को डांटा था, वह यहाँ म्यूजियम में भी है। अमित उस लड़के के पास गया और कहा, बेटा कहाँ के रहने वाले हो। लड़का हक्का बक्का हो गया। एकदम से घबरा करके उसने जवाब दिया, जयपुर का। अच्छा अच्छा, घूमने आए हो यहाँ पर। अमित ने फिर मुस्कुरा करके कहा। जी, उस लड़के ने छोटा सा जवाब दिया। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? अमित ने फिर सवाल किया। मेरा नाम अभय है, लड़के ने जवाब दिया। कौन सी होटल में रुके हो? अमित ने फिर पूछा। जिस होटल में आप रुके हैं उसी होटल में रुके हैं हम भी, नीचे वाले फ्लोर के रूम में। ओह अच्छा, चलो ठीक है, एंजॉय करो, कह करके अमित हट गया उसके पास से। अभी तो सोचा अच्छा यह माजरा है, यह उसी होटल में रुके हैं, इसलिए हम कहीं भी जाते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि हम बाहर घूमने निकल रहे हैं। 4-5 दिन पंचमढ़ी घूमने के बाद सब लोग घर आ गए। हाँ माँ, हम आ गए हैं पंचमढ़ी से, खूब मजा आया माँ, खूब एंजॉय किया सबने, बहुत ही खूबसूरत जगह है माँ। अन्नू खुश होकर के कमला जी को बता रहे थे। कमला जी भी खुश होकर के सुन रहे थे। कुछ दिन के लिए आ जा अन्नू, बहुत टाइम से आई भी नहीं है। सच में तुम दोनों के जाने के बाद घर बिल्कुल सूना सूना सा लगने लगा है। कमला जी ने अन्नू से कहा। हाँ माँ, मैं अमित से बात करूंगी। अच्छा माँ, सोनू दीदी कैसी हैं? अन्नू ने कमला जी से सवाल किया। बस बेटा, भगवान का शुक्र है, सोनू बहुत खुश है, उसकी सास बहुत अच्छी हैं, उसका बहुत ख्याल रखती हैं। और सुमित तो तुम पूछो मत, अन्नू बहुत बढ़िया नेचर है उसका। हर संडे को दोनों बाहर घूमने जाते हैं और बाहर ही खा पी करके आते हैं। कमला जी ने खुश होते हुए कहा। सोनू को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो 3 दिन से उसका दिल घबरा रहा था, उसका मछली सी फील हो रही थी। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ बुझी बुझी सी दिख रही हो, जानकी जी ने सोनू से पूछा। तो सोनू ने कहा, हाँ मम्मी, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से दिल घबरा रहा है और मछली सी फील हो रही है। जानकी जी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। अच्छा, कल मेरे साथ डॉक्टर सोनम के पास चलना, जानकी जी ने खुश होते हुए कहा। तो सोनू को भी कुछ कुछ समझ में आ गया, वो भी धीरे से मुस्कुरा दे। जया, मुझे पोते पोती का मुंह कब दिखाओगी? देखो, अब तो तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं और अब सोनू और अन्नू के जाने से घर भी सूना हो गया है। छोटा बच्चा घर में आएगा तो घर फिर से हरा भरा हो जाएगा। इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, मन को कितना सुकून मिलेगा। कमला जी ने जया से कहा। जया ने शर्मा करके किचन में जाना उचित समझा। ये तो हमेशा कोई जवाब नहीं देती, अब जीतू से ही बात करूंगी, कमला जी ने मन ही मन सोचा। अन्नू ने अपने घर जाने की
अमित से बात की। अमित पहले तो थोड़ी देर चुप रहा, फिर सोचा लेकिन अन्नू सीमा अभी यहीं है, तब तक तुम रुक जाती। सीमा तो गर्मियों की छुट्टियां यहाँ गुजारेगी और अभी अभी तो छुट्टियां पड़ी ही हैं। अमित अभी तो जुलाई में स्कूल खुलेंगे। अन्नू ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है चली जाओ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा पाऊंगा। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं, मैं माँ से बात करती हूँ, जीतू भैया या बाबा आएंगे लेने। अन्नू ने खुश होते हुए कहा। कमला जी ने भी कहा सोनू के देवर अजय कुछ काम के सिलसिले में उधर आने वाला है, अगर अमित की इजाजत हो तो उसे कह दूं तुम्हें भी लेता आएगा। माँ अमित को कोई ऐतराज नहीं होगा, अजय अभी छोटा ही है, आप अजय को कह दो वो घर आ जाएं तो मैं उसी के साथ आ जाऊंगी। बाबा को और जीतू भैया को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, अन्नू ने कमला जी से कहा। मायके जाने की बात जब गीता जी तक पहुंची तो उनका पारा हाई हो गया। अरे बता तो देती कि मुझे जाना है, अभी सीमा यहीं है ही, सोच लेती थोड़ा, और कोई बार बार थोड़े ना आती है बच्ची। अन्नू ने गीता जी के बोलने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और चुपचाप सामान पैक करती रही। अन्नू के जाने से सारा काम गीता जी पर आ जाता था, यही गीता जी को अखरता था। कहाँ जा रही हैं? मामी सीमा ने पैकिंग करते देख अन्नू से पूछा। मायके जा रही हूँ, अन्नू ने छोटा सा जवाब दिया। फिर कब आएंगी आप वापस? उसने थोड़ा मायूस हो करके पूछा। उसकी मायूसी भांप करके अन्नू ने कहा क्यों, मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा यहाँ? हाँ मामी आप नहीं रहेंगी तो नानी मुझसे भी काम करवाएंगी, झाड़ू बर्तन सफाई मुझे और मीना को मिल करके करना पड़ता है। तो अन्नू ने हैरत से कहा तो क्या मामी मुझे काम ना करना पड़े तभी तो मैं गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आई हूँ, नहीं तो घर में माँ ये करो वो करो। अन्नू चुप हो गई, सीमा की बात से सोचने लगी। यही कह देती कि हाँ मामी जी आप नहीं रहोगी तो घर में अच्छा नहीं लगेगा, सबको मुझसे नहीं मेरे काम से प्यार है। जानकी जी जब सोनू को लेकर के डॉक्टर सोनम के पास गई तो डॉक्टर सोनम ने सोनू का चेकअप करने के बाद बताया सोनू माँ बनने वाली है। जानकी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। घर आते ही उन्होंने ये खुशखबरी अपने मिलने वाली औरतों को बताई और फिर कमला जी को फोन करके उन्हें भी ये खुशखबरी सुनाई। कमला जी ने जानकी जी को बधाई दी मगर थोड़ा सोच में भी पड़ गई। सोनू को अभी इस झमेले में इतनी जल्दी नहीं पड़ना था, अभी तो शादी को कुछ ही महीने हुए थे, जिंदगी को एंजॉय करना था, थोड़ा और घूमना फिरना था। जब सुमित ने ये खुशखबरी सुनी तो उसने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। सोनू माँ बनने वाली थी, इस खबर ने घर में खूब खुशियां ला दी थी। विशाल जी भी सबसे बधाई हासिल कर रहे थे, सोनू का खूब ख्याल रखा जा रहा था। सोनू की प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद कमला जी ने जीतू से भी बात की। जीतू अब तुम भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सोचो बेटा, हमारा भी अरमान है बेटा हम भी हमारे पोते पोती को गोद में खिलाएं। जी माँ हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, मैं जानता हूँ आप लोग को भी अरमान है, आप फिक्र मत करो माँ, भगवान पर भरोसा रखो। जया ने भी जब सोनू की प्रेगनेंसी होने की खबर सुनी तो कमला जी से बोली माँ सोनू दीदी बहुत जल्दी ही प्रेग्नेंट हो गई, उन्हें थोड़ा वेट करना था, अभी अभी तो शादी हुई है, कुछ एंजॉय करना था। हाँ बेटा सोच तो मैं भी यही रही थी मगर अब क्या कर सकते हैं, कमला जी ने कहा। अजय अन्नू को लेने उसके ससुराल पहुंचा तो अमित भी घर में ही मौजूद था। अमित अजय से बहुत अच्छे से मिला। गीता जी थोड़ी उखड़ी उखड़ी नजर आ रही थी लेकिन रसमन अजय से बात करती रही। अन्नू ने और सीमा ने अजय को नाश्ता कराया। अजय को देख करके सीमा बहुत खुश हो रही थी। अन्नू को थोड़ा शक लग रहा था, वो दोनों को ही नोट कर रही थी। अजय के भी हाव भाव अलग थे। सीमा अन्नू के पीछे पड़ने लगी कि वो उसके साथ उसके मायके चलेगी, लेकिन अन्नू सीमा को ले जाना नहीं चाहती थी, वह सीमा को टाल रही थी। तभी गीता जी ने सुना कि सीमा भी अन्नू के साथ जाना चाहती है तो वह बिफर गई, कहने लगी अरे अगर 2-4 दिन के लिए बच्ची को भी साथ ले जाएगी तो कौन सा तुम्हारे मायके में कम खाना कम पड़ जाएगा। अन्नू सब समझ रही थी सीमा के जाने की वजह क्या थी उसके साथ। आखिरकार हार करके अन्नू को सीमा को उसके साथ मायके लेकर के जाना पड़ा। रास्ते
रास्ते में भी अजय और सीमा एक दूसरे से बहुत बात कर रहे थे। अन्नू चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। कमला जी तो सीमा को देख करके बहुत खुश हुई। अन्नू से कहा कि अच्छा किया बेटा, तुमने सीमा को भी अपने साथ ले करके आई। अब सीमा को भी अपना गांव घुमाना। अजय कुछ देर कमला जी के यहाँ रुक करके चला गया। जब सीमा से बात कर रही थी, सीमा को जया के साथ बातें करते हुए देख करके अन्नू ने माँ को बताया कि वह अजय के चक्कर में उसके साथ आई है। सीमा ने पंचमढ़ी में भी एक लड़के को बार बार देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, इतरा रही थी और अभी अजय के साथ भी उसके हाव भाव ठीक नहीं दिख रहे थे। और यही हाल अपने अजय का भी था। माँ वह भी सीमा को देख करके खुश हो रहा था। चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, सीमा और अजय तो अब दूर हैं। सीमा का तुम पूरे तरीके से ध्यान रखना। तुमने दूसरे दिन सोनू अजय को लेकर के अन्नू से मिलने अपने घर आ गई। अपनी बहन से मुलाकात करके और अपनी माँ से मिल करके अन्नू सोनू भी बहुत खुश थी। अन्नू और कमला ने उसे बधाई दी माँ बनने की, पर अन्नू ने साथ में यह भी कहा कि दीदी बहुत जल्दी आप इन सब में पड़ गई। जिस पर सोनू ने उसे हैरत से देखा कि आखिर अन्नू कहना क्या चाहती है। बीच में कमला जी ने पढ़ते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा, भगवान की देन है, अच्छा है, पहला बच्चा है, जल्दी हो जाए तो फिर टेंशन नहीं रहती। अन्नू ने जब सोनू को पंचमढ़ी के किस्से सुनाए तो सोनू ने सुन करके यही कहा कि क्या बात है, गए थे क्या? क्या बताऊं दीदी, मैंने बहुत कहा अमित को ही हनीमून पर तो अकेले ही जाते हैं, मगर अमित मेरी सुने तब ना। दोनों बहनें बातों में इस कदर खो गई थी कि उन्हें यह होश भी नहीं रहा कि सीमा और अजय बैठ करके बातें कर रहे हैं और बीच बीच में हंसते भी जा रहे हैं। जब अन्नू का ध्यान उन दोनों पर गया तो उसने सोनू से धीरे से कहा कि इन दोनों को पूरी तरह ध्यान रखना होगा, इन दोनों के बीच कुछ लगने लगा है। हाँ तो क्या हुआ अन्नू, इसमें क्या बुराई है? जब अन्नू ने सोनू के मुंह से यह बात सुनी तो कहने लगी दीदी आपको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, आप किस माहौल में रहने लगी हो अब? सोनू यह बात सुन करके चिढ़ गई। उसने कहा आखिर इसमें बुराई क्या है, यह सब तो आजकल आम बात हो गई है। अभी तो अजय भी छोटा है और सीमा भी छोटी है, अन्नू ने कहा। दोनों बहनों में बहस देखते हुए फिर से कमला जी ने कहा चलो तुम लोग सारी बातें छोड़ो और जल्दी से आकर के नाश्ता कर लो। अन्नू ने सीमा को भी अपने साथ लिया और सभी लोग मिल करके डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठ गए। डाइनिंग टेबल पर भी अजय और सीमा की बातें और हंसी ठिठोली जारी थी। अन्नू ने सोनू से कहा कि दीदी आज यहीं रुक जाओ, अच्छा लगेगा आप यहीं रहोगी तो। सोनू रुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब जया ने भी कहा कि सोनू दीदी रुक जाओ ना, तो सोनू को फिर मजबूर होकर के रुकना ही पड़ा। जब सोनू ने अजय को कहा कि अजय तुम घर चले जाओ, मैं कल आऊंगी, अजय ने बड़ी ही चालाकी से कहा भाभी अब मैं भी कल ही आपके साथ वापस घर जाऊंगा, मुझे भी यहाँ अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, रुको रुको, तुम्हारा ही घर है, कमला जी ने कहा। अजय और सीमा की मन की हो गई थी। थोड़ी देर बाद दोनों अकेले छत पर जाने लगे। अन्नू उनका पूरी तरह से ध्यान रख रही थी, इसलिए जब उन्हें छत पर जाते देखा तो कहने लगी सीमा अकेले मत जाओ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तब अजय ने कहा दीदी घबराओ नहीं, मैं हूं ना सीमा के साथ। अरे अन्नू जाने देना, अब सीमा इतनी छोटी भी नहीं है कि तू उसे अकेले छत पर भी न जाने दे। सोनू ने भी अजय की तरफदारी करते हुए देखा। अन्नू क्या करती, बेचारी चुप हो गई। दोनों रात के खाने के वक्त ही छत से उतर करके नीचे आए। सब लोगों ने साथ में बैठ करके खाना खाया, फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अजय के लिए कमला जी ने पास वाला कमरा साफ कर दिया था। अन्नू और सीमा एक साथ थे, एक ही कमरे में सो गए थे। अजय और सीमा की पहले ही छत पर बात हो चुकी थी कि जब अन्नू दीदी सो जाए तो तुम चुपचाप मेरे कमरे में आ जाना। सीमा बेचैनी से अन्नू के सोने का इंतजार करने लगी और जब उसको लगा कि अन्नू गहरी नींद में सो चुकी है तो वह उठ करके अपने प्रीतम अजय के पास उसके कमरे में चली गई। अजय और सीमा दोनों ही अभी उम्र कम थी, लेकिन आज उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, कम उम्र की नादानी की वजह से। जल्दी ही सीमा वापस अन्नू के पास आकर के लेट चुकी थी। वह सब जो आज उसने अजय के साथ किया था उसे बहुत अच्छा लगा था। बिस्तर पर आकर के भी उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे अजय के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। सुबह जब सब सो करके उठे तो सीमा अब भी सो ही रही थी।
जब अन्नू ने सीमा को उठाया तो सीमा कहने लगी, मामी जी नई नई जगह थी तो मेरी नींद देर से लगी है, मुझे थोड़ा और सोने दो। सीमा की यह बात अन्नू को अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वह उसे सोता हुआ छोड़ करके कमरे से बाहर आ गई। जब कमला जी ने पूछा कि सीमा अभी नहीं उठी तो अन्नू ने कहा कि हाँ, सीमा को रात देर से नींद आई थी, इसलिए वह अभी भी सो रही है। अजय के चेहरे पर आज अलग ही तरह का एहसास दिखाई दे रहा था। अजय की आवाजों से सीमा भी उठ करके कमरे से बाहर आ गई। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और फिर दोनों ने शर्मा करके नजरें झुका ली। नाश्ता करने के बाद सोनू और अजय चले गए। क्या हुआ सीमा को? तुम टेंशन मत लो टीना, 1-2 दिन में सीमा ठीक हो जाएगी, शायद फूड इन्फेक्शन हो गया है। फोन पर टीना से बात करते हुए गीता जी कह रही थी, हाँ माँ 1-2 दिन देखती हूँ, नहीं तो सीमा को हॉस्पिटल ले जाऊंगी। टीना ने उधर से गीता जी को कहा, हाँ हाँ सही है, तुम टेंशन मत लेना, बच्चे हैं। गीता जी ने कह करके फोन रख दिया। फिर वो अमित से बोले, भी बहन को फोन ही लगा लिया करो, ऐसा भी क्या व्यस्तता है? क्यों माँ, क्या हो गया है सीमा को? अमित ने गीता जी से कहा। हाँ हाँ, तुम्हें क्या मालूम होगा, तुम खैर खैरियत मालूम करो तब ना, मगर तुम्हें बहन की पड़ी ही कहाँ है? माँ काम बहुत ज्यादा रहता है, थक जाता हूँ, कभी भूल ही जाता हूँ। अब बता दो कि सीमा को क्या हुआ है? अमित ने कहा। कुछ नहीं, लगता है कुछ खाने में गड़बड़ी हो गई है। टीना बता रही थी कि उल्टियाँ कर रही है। अभी तो टीना ने घरेलू ही कुछ कड़ा वगैरह दिया है। हाँ 1-2 दिन में अगर सीमा को ठीक नहीं लगा तो टीना उसे हॉस्पिटल दिखा देगी, गीता जी ने अमित से कहा। दोनों माँ बेटी की बात अन्नू भी सुन रही थी। हाँ माँ, सीमा बच्ची है, कुछ खाने में बदपरहेजी हो गई होगी। अमित ने भी हाँ में हाँ मिलाई। और तो किसी को इस घर में पड़ी ही नहीं है, टीना की या उसकी बच्ची की। गीता जी अन्नू को देख करके तंज कसी। अन्नू भी लापरवाही जताते हुए अपने रूम में चली गई। दूसरे दिन ही दोपहर में टीना का फोन आ गया। टीना कुछ घबराई हुई थी। क्या हुआ बेटा, तुम घबरा क्यों रही हो? सीमा ठीक तो है ना? गीता जी ने भी बड़ी बेचैनी से टीना से पूछा। माँ कह करके टीना रोने लगी। क्या हुआ टीना, तुम रो क्यों रही हो? आवाज सुन करके रोहित जी और अमित भी आ गए। अन्नू भी किचन के दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई। माँ सीमा प्रेग्नेंट है माँ। गीता जी के होश उड़ गए ये सुन करके। थोड़ी देर वो फोन पकड़ करके चुपचाप खड़ी रही। फिर उन्होंने हिम्मत जुटा करके कहा, तुम परेशान मत हो टीना, मैं कल आ रही हूँ। सीमा फोन काट करके वो सोफे पर ढेर हो गई। क्या हुआ गीता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रोहित जी ने गीता जी से पूछा। गीता जी रोने लगी। अमित भी घबरा गया। क्या हुआ माँ, कुछ बताओ तो सही, अमित ने कहा। अन्नू भी गीता के पास आ गई। अन्नू ने गीता जी को पानी का ग्लास देते हुए कहा, माँ जी रोए मत, पानी पियो। गीता जी ने पानी पिया, फिर सबको बताया कि सीमा प्रेग्नेंट है। सब भी इस बात को सुन करके सकते में आ गए। अरे इस लड़की ने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, कलमुही के लक्षण ही ठीक नहीं थे। गीता जी सीमा को कोसने लगी। रोहित जी चुपचाप बैठे थे। कल जा रही हूँ मैं टीना के घर, ऐसी हालत में उसे मेरी जरूरत है। हाँ माँ आप सही कहती हैं, आप टीना के पास चली जाइए, अमित ने कहा। अमित क्या तुम मुझे अभी टीना के घर छोड़ दोगे? आज रात तुम भी वहीं रुक जाना, कल सवेरे आ जाना, गीता जी ने कहा। ठीक है माँ, अभी चलते हैं, आप फटाफट तैयार होकर के आ जाओ, अमित ने कहा। गीता जी तैयार हुई। कुछ कपड़े उन्होंने बैग में रखे और अमित से कहा कि चलो मैं तैयार हूँ। अमित ने फटाफट गाड़ी निकाली और दोनों बैठ करके टीना के घर पहुँच गए। टीना माँ को देख करके और ज्यादा उत्साहित हो गई और माँ से लिपट करके रोने लगी। ना रो मेरे बच्चे, ना रो, मैं आ गई हूँ, हम कुछ न कुछ इस बात का तोड़ निकाल ही लेंगे, गीता जी ने टीना को समझाते हुए कहा। अमित भी बहन को समझाने लगा और मोहित भी चुपचाप एक जगह बैठा था, उसे भी सांत्वना देने लगा। फिर गीता जी ने टीना से पूछा, सीमा ने कुछ बताया? किसका बच्चा लेकर के घूम रही है वह अपने पेट में? नहीं माँ, वह बहुत ढीठ है, मैंने उसे बहुत मारा भी, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। जब सबने मिल करके सीमा को फोर्स किया तो सीमा टूट गई और उसने
अजय का नाम बता दिया। अजय का नाम सुन करके गीता जी और अमित दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए। उस अजय की तो अब खैर नहीं, देखना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अमित ने गुस्से में कहा। नहीं भैया, ऐसा कुछ मत करना। डॉक्टर ने कहा है कि सीमा का अबॉर्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी उम्र कम है। टीना ने और मोहित ने दोनों ने अमित को समझाते हुए कहा। तो अमित ने कहा, फिर क्या करेंगे हम? अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है, गीता जी ने कहा। वह क्या है माँ? तीनों ने एक साथ पूछा। सीमा की शादी अजय से, गीता जी ने कठोरता से कहा। माँ, टीना ने कहा। हाँ माँ, ठीक ही कह रही हैं। मोहित ने भी गीता जी की हाँ में हाँ मिलाई। देखो, अबॉर्शन हम करवा नहीं सकते, सीमा की सब दूर बदनामी हो जाएगी, ऐसे में कौन उसे विवाह करेगा, गीता जी ने कहा। इससे अच्छा है कि हम अजय से उसकी शादी कर दें, ताकि घर की बात घर में ही रह जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तुम लोगों की, हम लोगों की, सीमा की बदनामी भी नहीं होगी। गीता जी इस बात से सभी सहमत हो गए। फिर गीता जी ने रोहित जी को फोन मिला करके सारी बात बताई। पहले तो रोहित जी कसमकस में रहे, फिर लेकिन सारी बात जानने के बाद उन्होंने भी हाँ कर दी। दूसरे दिन ही टीना, मोहित, अमित, गीता जी और सीमा फिर से गीता जी के घर मौजूद थे। उन सब के सामने अन्नू बैठी थी मुजरिमों की तरह। देख लिया तुम्हारी बहन के देवर के करतूत, हमने कितना भरोसा किया था और उसने क्या किया, गीता जी अन्नू को चिल्ला करके कह रही थी। जब तुमसे यह संभल नहीं रही थी तो क्यों लेकर के गई थी इसे अपने घर? गीता जी अभी ताव में थे, एक बच्ची का ध्यान नहीं रख सके तुम, ओह रखोगे भी कैसे? तुम तो वहाँ माँ, भाभी और बहन में दीवानी हो गई होगी, तुम्हें सीमा का कहाँ ध्यान रहा होगा? गीता, इसमें बेचारी का अन्नू का क्या कसूर है, रोहित जी ने कहा। हाँ भाई, इसका तो कोई कसूर नहीं है, कसूरवार तो हम हैं, गीता जी ने फिर गुस्से में कहा। जाओ, जा करके अपनी बहन को फोन करो और उसे कहो कि यहाँ आए हमसे मिलने। अन्नू ने रोते रोते अपनी दीदी को फोन लगाया और सोनू की आवाज सुनते ही सोनू से कहा, दीदी। सोनू ने अन्नू की रोती हुई आवाज सुन करके घबरा करके पूछा, क्या हुआ अन्नू, तुम रो क्यों रही हो? अन्नू ने धीरे धीरे सोनू को सारी बातें बताई और कहा कि मेरी सास, टीना दीदी, अमित, मोहित सब तुमसे मिलना चाह रहे हैं। सोनू ने अन्नू को चुप कराया और उसे कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरी सास सुमित और अजय हम चारों ही वहां पहुंच रहे हैं। सोनू ने सारी बात अपनी सास को बताई। सास ने तुरंत अजय को बुलाया और कहा कि यह सब मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने क्या किया है सीमा के साथ? अजय ने नजरें झुका ली। जब बात गोपाल जी तक गई तो वो बहुत भड़के। उन्होंने अजय को खूब खरी खोटी सुनाई। फिर जानकी जी और गोपाल जी ने फैसला किया कि किसी की बेटी की जिंदगी का सवाल है, किसी के घर की बदनामी की बात है, तो हम वही करेंगे जैसा वो लोग चाहेंगे। सब लोग अन्नू की ससुराल के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कमला जी और रमेश जी को भी साथ में ले लिया। सब लोग अन्नू की ससुराल पहुंचे। माहौल बहुत ज्यादा गमगीन था। सब लोगों ने आपस में बैठ करके बातें की और सबकी सहमति से शादी पक्की कर दी। शादी सादगी से ही करने की बात हुई और गीता जी के घर से शादी होगी ये भी तय हुआ। शादी की तारीख 8 दिन बाद ही तय हो गई थी। सब कुछ सही हो गया था। अन्नू, सोनू, कमला जी, रमेश जी, यहाँ तक कि जानकी जी और गोपाल जी ने भी बड़ी समझदारी से बात की थी। सब कुछ सही होने के बाद भी अन्नू की जिंदगी में जहर घुल गया था। खुश तो वो पहले भी नहीं थी, अब और ज्यादा दुखी हो गई थी। गीता जी और टीना ने अपनी बेटी का कसूर नहीं देखा था, बस अन्नू पर दोष मढ़ दिए थे। उठते बैठते अन्नू को जली कटी सुनने को मिल रही थी। इधर सोनू ऐसी सास, ससुर और ऐसे पति को पा करके खुश थे जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में भी बड़ी समझदारी से काम लिया था। इन लोगों ने अन्नू के घर में अजय को लेकर के अन्नू से किसी तरह का क्लेश ना हो, इस चीज को भी ध्यान रखा था और उन्होंने उनके घर की इज्जत भी बचा ली थी और बेटी की जिंदगी भी। अन्नू आज सोनू को बहुत खुशनसीब समझ रही थी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, पैसा होते हुए भी मैं आज भी कितनी दुखी हूँ। और सोनू दीदी यानी सुनीता दीदी भले ही गरीब घर में गई हैं, लेकिन समझदार, सुलझे हुए लोगों के बीच कितनी खुश हैं। सच है ये
तो अपनी अपनी किस्मत है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।